हेलो नमस्कार। बहुत दिनों से बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर, हम 8 और 9 क्लास वालों की भी क्लास शुरू कराइए। तो सभी बच्चों के कमेंट को ध्यान में रखते हुए अब आपको हमारे चैनल पे 8, 9, 10, 8 से ही मिलेगा। 8, 9, 10, 11, 12 सबकी भरपूर वीडियोस मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करें आज का सेशन। आज हम लोग वैसे आज आपको सूचना दे दूं, हम लोग एनसीईआरटी गणित कर रहे हैं। एनसीईआरटी गणित का पहला ही अध्याय कर रहे हैं। अध्याय तो फिर हम लोग बाद में करेंगे, अध्याय तो आपसे खुद ही बन जाएगा। सबसे पहले कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो हमें जाननी चाहिए, जैसे सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक किसे कहते हैं, परिमेय किसे कहते हैं, अपरिमेय किसे कहते हैं। साथ ही साथ हम लोग जानेंगे क्रम विनिमेय किसे कहते हैं, और योज्य तत्समक किसे कहते हैं, गुणात्मक तत्समक किसे कहते हैं, और साहचर्य या सहचारिता किसे कहते हैं। ये चीज जानेंगे बड़े विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सारी चीजें आपको आज के वीडियो में वैसे मिलने वाली है, और समय की अधिकता को ध्यान में रखते हुए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहली बात हम लोग करेंगे सम संख्या किसे कहते हैं। वैसे चलिए पढ़ते हैं सम संख्या क्या है। सम संख्या से भी पहले आप पढ़िए, सम संख्या से भी आप पहले ये पढ़िए, प्राकृत संख्या क्या है। सबसे पहले ये पढ़ना चाहिए, ठीक है। वैसे टॉपिक यहाँ पे सम संख्या है। वैसे इसी को यदि हम लोग पढ़ें तो पहले इसी को पढ़ लें। आ, हम लोग लिखेंगे वैसी संख्या, वैसी संख्या जो दो से पूरा पूरा भाग लग जाए। वैसी संख्या जो दो से पूरा पूरा भाग लग जाए उसे हम उसे हम सम संख्या कहते हैं। शायद आपको पता चल गया होगा सम संख्या क्या है। तो वैसी संख्या जो दो से पूरा पूरा भाग लग जाए, वे संख्याएं जो दो से पूरा पूरा भाग लग जाती है उस संख्या को हम लोग कहते हैं सम संख्या। तो चलिए दो से कौन, अब जैसे दो से पूरा पूरा भाग लगने वाली संख्या फॉर द एग्जांपल हम लोग देखें तो कौन कौन से हैं। जैसे में आप लिख सकते हैं, जैसे में आप कहेंगे 2, 4, 6 डॉट डॉट डॉट। मेरे प्यारे बच्चों 3 ही डॉट देना यहाँ पे। बहुत सारे बिना गिनती के डॉट देते हैं, मैं कहूंगा 3 ही डॉट दीजिए। गणित का यही नियम है कि हम 3 ही डॉट दें। 3 डॉट देने का मतलब क्या होता है, मतलब इसी ये जो 2, 4, 6 चल रहा है इसी तरीके से इसी क्रम में आगे भी चलता रहेगा। यही कारण है कि हम लोग 3 डॉट देते हैं। हम लोगों ने पढ़ लिया सम संख्या। वैसी संख्या जो दो से पूरा पूरा भाग लग जाए उसे हम कहते हैं सम संख्या, ठीक है। जैसे मैं आपसे पूछूं तो ये बताइए 10 कौन सी संख्या है, फटाफट कमेंट करके आप बताइए कि 10 कौन सी संख्या है, 12 कौन सी संख्या है, 14 कौन सी संख्या है। ये आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे विषम संख्या किसे कहते हैं। जो जो दो से भाग ना लगे, जो दो से भाग ना लगे उसे विषम संख्या कहते हैं। उसे विषम संख्या कहते हैं। जो दो से भाग ना लगे उसे ही विषम संख्या कहते हैं। जो दो से भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जो नहीं लगेगा विषम संख्या। जैसे जैसे आप देखेंगे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, डॉट 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 ऐसे करके ये चलता रहेगा। मेरे प्यारे बच्चों ये सारी संख्याएं आप कहेंगे ये विषम संख्याएं हैं। कौन सी संख्याएं हैं,
विषम संख्या है। क्यों? क्योंकि इसमें से 2 से भाग लगता ही नहीं किसी में। जैसे आप मुझे कमेंट करके बताइए, ये 15 कौन सी संख्या है, 18 कौन सी संख्या है, 19 कौन सी संख्या है। ये आप मुझे कमेंट में बताइए कि ये कौन सी संख्या है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने जाना सम संख्या। एक बार रिपीट कर देता हूं, वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 इत्यादि। और विषम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से पूरा पूरा भाग ना लगे उसे ही हम लोग विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7। वैसे मैंने आपके लिए ये टास्क दिया है आपको, ठीक है। आप कमेंट करके आप बताएंगे कि ये संख्या क्या है, ये संख्या क्या है। दोनों संख्या आप कमेंट करके मुझे बताएंगे, ठीक है। चलिए आइए आगे बात करते हैं। आइए आगे बात करते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या, भाज्य किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो एक से भाग लगे, खुद से भाग लगे और किसी अन्य संख्या से भी भाग लग जाए, वैसी संख्या भाज्य संख्याएं कहलाती है। चलिए आइए इसकी परिभाषा लिखें। इसकी परिभाषा है, वैसी संख्या, वैसी संख्या जो एक से, खुद से और किसी अन्य संख्या से भी पूरा पूरा भाग लग जाए, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। उसे भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। अब वैसी संख्या जो एक से, खुद से व किसी अन्य संख्या से भी भाग लग जाए, वैसी संख्या को हम लोग वैसे भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। अब जैसे में आप कहना चाहें तो जैसे, चलिए लिखते हैं, जैसे में कौन सी भाज्य संख्या होगी? जैसे में हम लोग बात करें तो जैसे हम लोग भाज्य की बात कर रहे हैं, जैसे में हमारा 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और भी बहुत सारी संख्याएं हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी संख्याएं हैं। आप देखेंगे 4 में एक से भाग लग रहा है, खुद खुद का मतलब 4 से भी भाग लग रहा है, और किसी अन्य संख्या अर्थात 2 से भी भाग लग रहा है। तो ये 4 भाज्य संख्या है। हम लोग 6 की बात करें, 6 में आप देखेंगे 1 से भाग लग रहा है, 6 में 3 से भाग लग रहा है, 6 में 2 से भाग लग रहा है, और खुद से भी भाग लग रहा है। तो यही कारण है कि 6 भाज्य संख्या है। हमने पता कर लिया भाज्य संख्या क्या है। आप फटाफट ये बताएंगे ये कौन सी संख्या है, या आप कमेंट में बताएंगे मुझे, या आप मुझे कमेंट में बताइए कि 17, 18 और 20 ये किस प्रकार की संख्या है, ठीक है। ये आपके लिए रहा। आगे हम लोग बात करते हैं अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। आइए हम लोग यहां पे इसकी परिभाषा लिखें। वैसी संख्या, वैसी संख्या जो एक से और खुद से ही भाग लगे, किसी अन्य संख्या से भाग ना लगे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। चलिए आइए देखते हैं। वैसी संख्या जो एक से और खुद से ही भाग लगे, किसी अन्य संख्या से भाग ना लगे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। आइए हम लोग जानते हैं अभाज्य संख्या के कुछ, मैं यहां पे कर लेता हूं, ठीक है। यहां पे खाली जगह है। अभाज्य संख्या में जैसे आपका हो गया एक, मेरे प्यारे बच्चों, एक ना सम है ना अभाज्य है, याद रखिएगा। एक ना सम है
सॉरी, एक ना भाज्य है, ना अभाज्य है, ना सम है। एक ना, एक को ना तो हम लोग भाज्य बोलते हैं और ना ही अभाज्य। एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, ये तो आप ध्यान से देखेंगे। एक ना तो भाज्य संख्या होती है, ना अभाज्य संख्या होती है। एक को तो आप छोड़ के ही बात करेंगे। आइए, दो। दो कौन सी संख्या है? आप कहेंगे दो क्या अभाज्य संख्या? आप कहेंगे हाँ, दो में एक से भाग लग रहा है और खुद से भी भाग लग रहा है। यही कारण है कि दो कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या है, क्योंकि दो में एक से भी भाग लगा, खुद खुद अर्थात दो से भी भाग लगा। यही कारण था, दो अभाज्य संख्या था। मेरे प्यारे बच्चों, एक और नई परिभाषा निकल के सामने आई। दो तो अभाज्य संख्या है, साथ ही साथ दो सम संख्या भी है। दो अभाज्य संख्या के साथ साथ दो सम संख्या भी है, इसीलिए दो को हम लोग समअभाज्य कहते हैं। सम अभाज्य संख्या, दो को हम लोग सम अभाज्य संख्या कहते हैं, ध्यान रखिएगा। दो को हम लोग कौन सी संख्या बोल देते हैं? दो को हम लोग बोल देते हैं सम अभाज्य संख्या। क्यों? क्योंकि दो सम भी है। सम क्यों है? क्योंकि दो से भाग लग रहा है। अभाज्य क्यों है? क्योंकि एक से भाग लग रहा है। अभाज्य इसीलिए क्योंकि एक से भाग लग रहा है और खुद अर्थात तो दो से ही भाग लग रहा है, किसी अन्य से नहीं लग रहा है, इसीलिए दो सम भी है, अभाज्य भी है। ठीक है, इसीलिए दो को इकलौता पूरी दुनिया में जितने भी संख्याओं के नंबर हैं, इकलौता दो ही है जो सम भी है और अभाज्य भी है। सम भी है और अभाज्य भी है। ठीक है, तो ये आपका हो गया अभाज्य संख्या। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लें और मैं बढ़ूंगा आगे। ठीक है, चलिए ये करते हैं। अब वैसे ये चीज हमें पहले करना चाहिए था, थोड़ा सा डेटा मिस हुआ, खैर कोई बात नहीं है, आपको कंटेंट पूरा मिलता रहेगा। आइए देखते हैं ये क्या है। हम लोग पढ़ेंगे आज प्राकृत संख्या के विषय में। कौन सी संख्या? प्राकृत संख्या। ठीक है, आइए थोड़ा सा मैं इसको इधर कर लूं, पेज को। प्राकृत संख्या क्या है? गिनती की संख्या, एक दो तीन चार पांच, जो गिनती की संख्या है उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। ये तो आप जान लीजिए। गिनती की संख्याओं को तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। अब जैसे गिनती की संख्या कौन क्या है, हम लोग कहां से गिनती शुरू करते हैं? आप कहेंगे सर गिनती हम लोग शुरू करते हैं एक से। एक, दो, तीन, चार, डॉट डॉट डॉट, ट्रिपल डॉट दे देना है यहां पे। ट्रिपल डॉट, तीन डॉट आप दे दीजिए। इसका मतलब है ये इसी क्रम में इनफिनिट तक जाता रहेगा। इसका कोई वार पार नहीं, कहां तक जाता रहेगा। बहुत सारे टीचर यहां पे मिस करते हैं बच्चों को पढ़ाते समय, कहते हैं एक से 100 तक की संख्या को हम लोग कहते हैं प्राकृत संख्या। नहीं, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, लेकिन जब आप उसको डिफाइन करेंगे तो ये 100 तक ही नहीं, आगे भी चलेगा, अनंत तक चलता रहेगा। इसीलिए एक दो तीन चार, यहां पे तीन डॉट ही देना है। तीन डॉट का मतलब होता है ये जो प्रक्रम है ये इसी तरीके से चलता रहेगा, चार पांच छह इत्यादि। तो गिनती की संख्याओं को वैसे हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। जरूरी नहीं कि वो गिनती 100 तक ही रहे, नहीं, अनंत तक जाएगा, इनफिनिट। हम लोग क्या कहेंगे? इनफिनिट तक ये चलता रहेगा। चलाते रहिए इसको लगातार, जहां तक जा सकता है, जहां तक आप गिनती कर सकते हैं आप करते रहिए। हाँ, दूसरी बात रही पूर्ण संख्या। हम लोग कहते हैं, अब पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? देखिए पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। पूर्ण संख्या की यदि हम लोग परिभाषा लिखें, वैसी संख्या हम लोग कहेंगे वैसी संख्या जो शून्य से
चलिए हम लोग इसकी दूसरी परिभाषा ही लिख देते हैं, ये थोड़ा सेट नहीं होगा, ठीक है। यदि गिनती की संख्या में शून्य लगा दिया जाए तो वह पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है, बिल्कुल सरल सा, साफ सरल सा परिभाषा मैंने कर दिया है। यदि गिनती की संख्या में शून्य लगा दिया जाए, जैसे गिनती की संख्या क्या थी, आप कहेंगे एक है, दो है, तीन है, डॉट 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 करके चलता रहेगा, लेकिन जब आगे यहां पे शून्य लगा देंगे तो ये जो संख्या है आपका, ये पूर्ण संख्या बन जाएगी। ठीक है, यदि गिनती की संख्या में शून्य लगा दिया जाए तो वो पूर्ण संख्या कहलाती है या पूर्ण संख्या बन जाती है, जैसे 0 1 2 3 इत्यादि। अब हम लोग आगे बात करते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। आगे हम लोग बात करते हैं पूर्णांक किसे कहते हैं। तो हम लोग कहेंगे सभी धनात्मक ऋणात्मक तथा शून्य से मिली जुली संख्या पूर्णांक कहलाती है। ठीक है, सभी धनात्मक ऋणात्मक तथा शून्य से मिली जुली संख्या ही पूर्णांक कहलाती है। जैसे में 0 हो गया, इधर आप बढ़ेंगे तो 1 2 3, और इसी प्रोसेस ये चलता रहेगा, तीन ही डॉट देना है। इधर आप आएंगे तो -1 -2 -3, और यहां भी आप डॉट 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 दे दीजिए और इसको मंझली ब्रैकेट से घेर दीजिए। ये आपका पूर्णांक हो गया। ठीक है, यहां सारे पूर्णांक आ गए। एक तरीके से इसको हम लोग कह सकते हैं ये पूर्णांकों का समुच्चय है। ये किसका समुच्चय है? पूर्णांकों का समुच्चय है। तो इस तरीके से पूर्णांक, तो एक बार फिर से देखिए, सभी धनात्मक ऋणात्मक तथा शून्य से मिली जुली संख्या पूर्णांक कहलाती है। जैसे में 0 भी आ गया, देखिए अब 0 भी आ गया, और 1 2 3 ये सारी धनात्मक संख्या क्योंकि प्लस में है, -1 -2 -3 और भी इससे आगे चलता रहेगा, ये सारी ऋणात्मक है। तो सभी धनात्मक ऋणात्मक वो शून्य से मिली जुली संख्या को ही हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्णांक कहते हैं। शायद आपने पूर्णांक तक समझा। आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये बताइए परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो हम लोग लिखेंगे वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं तथा ऐसे लिखे जहां P तथा Q पूर्णांक हो। और Q बराबर 0 ना हो परिमेय संख्या कहलाती है।
ठीक है, एक बार परिभाषा देखिए। क्वेश्चन है, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं जहां p तथा q पूर्णांक हो। एक बार पूर्णांकों को रिपीट समझिए। पूर्णांक का अर्थ ही होता है पूर्ण अंक, अर्थात वह अंक जो दशमलव में ना हो। पूर्णांक आपका माइनस में हो सकता है, जैसे जैसे मैं -2 हो गया, -3 हो गया, -18 हो गया। माइनस की सारी संख्याएं ये सारे पूर्णांक हैं, क्योंकि दशमलव में नहीं है, ये पूर्णांक है। प्लस में भी हो सकता है, जैसे 2 है, 4 है, 8 है, 10 है, 1000 है, कुछ भी, ये भी सारे पूर्णांक हैं। और ये जो पूर्णांक है आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ये कौन से पूर्णांक है। ये धनात्मक पूर्णांक है कि ऋणात्मक पूर्णांक है, ये आप कमेंट करके बताइए। और ये बताइए धनात्मक है कि ऋणात्मक है, ये आप कमेंट करके बताइए। ये आपके लिए था, ठीक है, ये आप बताइए। और परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं जहां p तथा q पूर्णांक हो। p और q पूर्णांक हो। पूर्णांक का मतलब जो दशमलव में ना हो, और q का मान 0 ना हो। q जैसे कोई संख्या p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए 2 है, इसके नीचे कम से कम 1 छुपा रहता है, तो ऊपर वाली जो संख्या है वो तो आपकी p हो गई, और नीचे क्या हो गया? q हो गया। शर्त यह है कि नीचे जो संख्या है, नीचे का मतलब ऊपर वाली संख्या को हम लोग अंश बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? अंश। और नीचे जो संख्या है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हर। शर्त यह है कि हर में मान 0 ना हो। यदि हर में मान 0 ना हो तो वो परिमेय संख्या कहलाती है, चाहे 1 हो, 2 हो, यहां तक कि आप ये बताइए, शून्य कौन सी संख्या है? शून्य कौन सी संख्या है? शून्य कौन सी संख्या है? बताइए, कमेंट करिए, शून्य कौन सी संख्या है? परिमेय है या अपरिमेय है? बताइए, शून्य परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या, क्या है ये आप कमेंट करके मुझे बताइए। ठीक है, मैं ये आप कमेंट में इसका आंसर दीजिए। परिमेय संख्या आपने देख लिया, वैसी संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या कहलाती है। हाँ, शर्त यह है p और q पूर्णांक हो और q का मान 0 ना हो। दूसरी बात, अब हम लोग पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो अपरिमेय संख्या का सीधा सा अर्थ है वैसी संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है, अपरिमेय संख्या का वैसी संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में देखिएगा, जैसे में रूट वाली जितनी भी संख्या है, जैसे मान लीजिए √2 हो गया, √3 हो गया जिसका वर्गमूल नहीं होता है, √7 हो गया, पाई हो गया, इसको पाई बोलते हैं, ध्यान रहे। ये सारी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती है, क्योंकि ये आप √2 जो देख रहे हैं ये पूर्णांक नहीं है, √3 पूर्णांक नहीं है, √7 पूर्णांक नहीं है। परिमेय संख्या तभी होता है जब ये पूर्णांक होते हैं, ये पूर्णांक नहीं है। तो वैसी संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में √2, √3, 7 और पाई रूट, ये सारी अपरिमेय संख्या है। आप ये बताइए, आपके लिए मैं ये देख रहा हूं, ये आप कमेंट करके बताइए, √25 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है? फटाफट आप बताएंगे इसका आंसर। √25 परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, इसका आप आंसर देंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे अब बात करेंगे मोटे मोटे संक्रियाओं की। हो गया, वैसे अभी ऑफलाइन बैच के बच्चे हैं, ठीक है, तो सारे कोई बात नहीं है, निकलो। तो अब मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे, अभी तो हम लोग एकदम बच्चे जैसे खिलौनों से खेल रहे थे, हर छोटी बड़ी चीज हम लोगों ने जाना।
छोटी बड़ी चीज में हम लोगों ने क्या सीखा, जैसे हम लोगों ने सीखा प्राकृत संख्या क्या है, हम लोगों ने सीखा पूर्ण संख्या क्या है, गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। यदि गिनती की संख्या में जीरो ऐड कर दें तो वो पूर्ण संख्या कहलाती है। कभी धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य से मिली जुली संख्या को पूर्णांक कह देते हैं। जिसे हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहां p और q पूर्णांक हो, q बराबर 0 ना हो। जिसे हम p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, जिसे हम p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। बड़े विस्तार से चीजों को हम लोगों ने जाना है, साथ ही साथ आप लोगों को कुछ, लेकिन अब जो जानेंगे बड़ी एकदम अहम बात है और ये आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। हो गया सारे लोगों का? हो गया? हो गया, ठीक है, जमा करा दो। किसका किसका है? दाब दो उससे। हाँ ठीक। तो चलिए आइए, मैं थोड़ा सा ऑफलाइन बच्चों से बात कर रहा था, वो सारे भी यहीं पे हैं सामने। तो हाँ, आप भी यदि हमारे यहाँ ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। आपको बता दें कि हमारी कोचिंग कहाँ है। खैर इसकी जानकारी मैं फिर दूंगा, थोड़ा सा अभी इसको मैं साइलेंट ही रखूंगा। लेकिन आप भी यदि हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो अपने बच्चों को जरूर भेजें, ठीक है। यहाँ पे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्रकार की सुविधा हमारे यहाँ उपलब्ध है। ऑफलाइन भी आप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे भेज सकते हैं। ऑफलाइन की सुविधा भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। बहुत ही हैवी क्लासरूम है, आराम से आप एक बार हमारे कोचिंग में विजिट करिए और देखिए, बहुत अच्छी सुविधा है, ठीक है। यहाँ भी आप ऑफलाइन भी अपने बच्चों को भेज सकते हैं पढ़ने के लिए। फिलहाल आप ये देखिए, हम लोग बात करें संक्रिया की। संक्रिया क्या ठीक कहा ना मैंने? ठीक कहा कि नहीं कहा? बच्चे भी कह रहे हैं ठीक ही बोले। चलिए ठीक है, इसको शुरू करते हैं हम लोग। आप समझिए संक्रिया किसे कहते हैं। संक्रिया, संक्रिया, संक्रिया कितने प्रकार की होती है? अभी जो नए बच्चे हैं वो परेशान हो जाते हैं, यार संक्रिया क्या है। संक्रिया मुख्य रूप से जोड़, घटा, गुना, भाग, 4 प्रकार की संक्रियाएं। टोटल कितनी प्रकार की होती है? 4 प्रकार की संक्रियाएं होती है। संक्रियाएं कितनी प्रकार की? 4 प्रकार की। जोड़ को, घटा को, गुना को, भाग को, इसी को हम लोग बोलते हैं संक्रिया। क्या बोलते हैं इसको? संक्रिया। तो क्वेश्चन है, संक्रिया किसे कहते हैं? दो संख्याओं पर किया जाने वाला ऐसा गणितीय कार्य जिससे एक नई संख्या प्राप्त होती है, संक्रिया कहलाती है। दो संख्याओं पर किया जाने वाला ऐसा गणितीय कार्य जिससे एक नई संख्या प्राप्त हो जाती है। जैसे मान लीजिए दो संख्या, मैं एक संख्या 2 ले रहा हूं और एक संख्या 3 ले रहा हूं। दो संख्या पे मैंने एक कार्य किया, काम किया। किसका काम किया? जोड़ की संक्रिया की। तो एक नई संख्या प्राप्त होके आई। कौन सी संख्या प्राप्त होके आई? आप कहेंगे 5 प्राप्त होके आई। मैंने 1, 2 और 3 को मैंने घटा की संक्रिया की, एक नई संख्या प्राप्त होके आई, ये -1 प्राप्त होके आई। आप कमेंट करके बताइए -1 क्या है? पूर्णांक है या पूर्ण संख्या है, प्राकृत संख्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय है, क्या क्या है? आप जल्दीबाजी में इसको कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। जब भी हम किसी दो संख्याओं के बीच में संक्रिया करते हैं, अर्थात जोड़ करते हैं, घटा करते हैं, गुना करते हैं या भाग करते हैं, तो एक नई संख्या निकल के सामने आती है। यह आपको पता ही होगा, उसे कहते हैं संक्रिया। जैसे एक संक्रिया जोड़ की होती है, व्यवकलन आपने सुना होगा। व्यवकलन वैसे हमारे इस दुनिया में घटाव के नाम से प्रचलित है, जिसे हम लोग कहते हैं व्यवकलन। घटाव को हम लोग, मेरे प्यारे बच्चों, व्यवकलन बोलते हैं। व्यवकलन जो है हमारे गणितीय दुनिया में घटाव के नाम से प्रचलित है। तो व्यवकलन मीन घटा, घटा भी संक्रिया है, गुना, भाग, ये 4 मुख्य संक्रियाएं हैं। तो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हालांकि ना भी पूछे जाए आपको जानना पड़ेगा संक्रियाएं किसे कहते हैं। जोड़, घटा, गुना, भाग, यही संक्रियाएं कहलाती है। संक्रियाओं की संख्या होती है 4। कौन कौन से? जोड़, घटा, गुना, भाग, ये 4 संक्रियाएं कहलाती है।
यदि समझ में आ गया तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए, हाँ या ना में जवाब दीजिए, मैं बढ़ता हूं आगे। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। आगे ये एकदम बहुत ही ज्यादा मजेदार बात है। अब ये समझिए समृद्ध क्या है। समृद्ध क्या है? वैसे मैंने समृद्ध की परिभाषाएं भी लिख दी है, समृद्ध को बड़े गहराई से समझाने वाला हूं। समृद्ध, समृद्ध क्या है? यदि किसी समुच्चय की किन्हीं दो संख्याओं पर कोई संक्रिया प्राप्त, अब संक्रिया मतलब क्या है, वो होता है जोड़ हो, घटा हो, गुणा हो या भाग हो, यही तो संक्रिया कहलाती है। संक्रिया करने पर जो परिणाम प्राप्त होता है उसी समुच्चय का सदस्य हो तो वह समुच्चय उस संक्रिया के अंतर्गत समृद्ध है। यह समझना मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आइए समृद्ध किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए मैं एक संख्या लिखता हूं, एक समुच्चय लिखता हूं, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये मैंने एक समुच्चय ले लिया, इसको हम लोग समुच्चय कहते हैं। और समुच्चय को समुच्चय दिखाने के लिए सब में ऐसे डॉट डॉट करके लिख देते हैं, सारी संख्याओं को अलग करके, और फिर मंझली ब्रैकेट से जब घेर देते हैं तो वो बन जाता है समुच्चय, जिसको हम इंग्लिश में सेट बोलते हैं। इसको अब हम लोग क्या पढ़ देंगे? इसको हम लोग बोलेंगे समुच्चय। क्या पढ़ेंगे? समुच्चय, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोल देते हैं सेट। क्या पढ़ देते हैं? सेट। अब 1 2 3 4 5 है, एक समुच्चय। परिभाषा पढ़िए आप फिर समझिए। लिखा यदि किसी समुच्चय की, तो मैंने एक समुच्चय अपने मन से ही मान लिया कि 1 2 3 4 5 एक समुच्चय है। ठीक है, किन्हीं दो संख्याओं पर कोई संक्रिया करने पर, किसी दो संख्या, मान लीजिए मैं 2 और 1 के बीच में संक्रिया करता हूं, किसी दो, कौन सी संक्रिया करता हूं? तो मैं जोड़ की संक्रिया करता हूं। तो जोड़ की संक्रिया करने के बाद आप देखेंगे 2 और 1 3 आ गया, और ये जो 3 है इसी समुच्चय का एक अवयव है ना, इसी समुच्चय के अंतर्गत आ जाए। लिखा है जो परिणाम प्राप्त होगा ना, यदि दो सदस्यों के बीच यदि हम कोई संक्रिया करें, अर्थात जोड़ करें या घटा करें, गुणा करें, भाग करें, संक्रिया तो 4 ही प्रकार की होती है, करें, तो जो परिणाम प्राप्त हो, जो भी परिणाम प्राप्त हो, यदि वो उसी समुच्चय का, इसी समुच्चय का एक सदस्य हो जाए तो कहते हैं कि वह समुच्चय उस संक्रिया के अंतर्गत समृद्ध है। तो हम लोग कहेंगे, तो 1 और 2 जो है, अब देखिए 1 क्या था, अब वैसे देखेंगे 1 जो है प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या भी कह सकते हैं। 2 क्या है, वैसे हम लोग 1 को प्राकृत संख्या कहेंगे, 2 भी प्राकृत संख्या है, दोनों को आप जोड़िए 2 1 3, ये भी तो प्राकृत संख्या ही आया, आया कि नहीं आया? तो इस प्रकार से समृद्ध का मतलब यदि जोड़ करिए, घटा करिए, गुना करिए, कोई समुच्चय दिया हो, जैसे मान लीजिए प्राकृत संख्याओं का समुच्चय हो, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय 1 से शुरू होता है, अनंत तक जाता है, 1 से शुरू होकर अनंत तक जाएगी, तो वो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, यदि उनमें से आप किसी को जोड़ते हैं, यदि उसी में से प्राप्त हो जाता है कोई संख्या, तो आप कहेंगे कि वो फिर समृद्ध है। घटा करते हैं, उसी समुच्चय में से कोई आंसर आ जाए, आप कहेंगे वो समृद्ध है। जैसे 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 आप यहां पे देख रहे हैं, मैंने एक अपने मन से एक समुच्चय मान लिया, छोटा सा कि 1 2 3 4 5 है। ठीक है, मैं क्या करता हूं, मैं 5 में से 1 घटाता हूं। इस बार मैंने घटा की संक्रिया की, आपको पहले ही बता चुके हैं संक्रिया 4 प्रकार की होती, एक जोड़, घटा, गुणा, भाग, ये सारी संक्रियाएं कहलाती है। हमने क्या कर दिया, इसी में से 2 संख्या उठाया और दोनों को घटाया, तो आंसर निकला 4। हमने देखा कि ये जो 4 है इसमें भी तो है, मतलब इसी समुच्चय का एक सदस्य यदि निकल जाए संक्रिया करने पर, तब हम लोग कहते हैं कि तो वह समुच्चय उस संक्रिया के अंतर्गत समृद्ध है। वो जो समुच्चय है उस संक्रिया के अंतर्गत क्या है, समृद्ध है, क्लोज्ड है। मतलब जोड़ करें, घटा करें, गुणा करें, भाग करें, उसी समुच्चय के अंतर्गत, उसी सदस्य के अंतर्गत कोई आंसर निकल जाए। जैसे हम लोगों ने 5 और 4 को घटाया, 5 और 1 को घटाया तो 4 निकला, और 4 देखिए इसी में से। जैसे हम लोगों ने 4 और 3 को घटाया तो 1 निकला, और 1 इसमें मिल रहा है, तो हम लोग कहेंगे ये समृद्ध है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, समृद्ध है, क्लोज्ड है। ठीक है, इस तरीके से समृद्ध की ये परिभाषा है। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे क्रम विनिमय को पढ़ते हैं। आशा है कि आपने समृद्ध को समझ लिया होगा। समृद्ध क्या है?
आगे हम लोग पढ़ते हैं क्रम विनिमय। क्रम विनिमय का अर्थ होता है क्रमों को बदलना। यदि क्रम को बदल के भी जोड़ करें, घटा करें, गुणा करें, भाग करें, आंसर एक जैसा ही निकल जाए तो वो होता है, उसको हम लोग कहते हैं क्रम विनिमय। जैसे पहले तो हम इसकी परिभाषा पढ़ते हैं, आप भी लिख लीजिएगा क्रम विनिमय किसे कहते हैं। तो यदि किसी समुच्चय की किन्हीं दो संख्याओं का क्रम बदलने पर भी संक्रिया का परिणाम समान रहे, संक्रिया का जो परिणाम है, संक्रिया का मतलब जोड़ का, घटा का, गुणा का, भाग का, उसका परिणाम समान रहे तो वह संक्रिया क्रम विनिमय कहलाती। तो वो संक्रिया क्रम विनिमय कहलाती। जैसे जैसे मैंने एक लिया और दो लिया, मैंने दो संख्याएं ले ली, एक और दो मान लिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, जोड़ की संक्रिया कर रहा हूं। एक और दो को मैंने जोड़ा और अगली बार मैंने क्या कर दिया, अब उल्टा जोड़ा, क्रम विनिमय कर दिया। क्रम विनिमय कर दिया मतलब दो को आगे कर दिया और एक को पीछे कर दिया। क्रमों की मैंने अदला बदली कर दी, पहले एक आगे था अब दो को पीछे ले लिया। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्रम विनिमय। अब आंसर देखिए कितना हो गया, 2 1 3, और इधर भी जोड़े तो 2 1 3। तो हम लोग कहेंगे ये जो समीकरण है, ये जो संक्रियाएं हमने की, समीकरण नहीं संक्रिया बोलेंगे, ये जो संक्रियाएं हैं वो क्रम विनिमय है। क्यों, किसमें क्रम विनिमय है, जोड़ में क्रम विनिमय है, क्योंकि जोड़ करने के बाद आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे मान लीजिए एक और दो हमने लिया है, अब घटा की संक्रिया करते हैं, घटा की, एक माइनस दो हमने किया, इस बार अब क्या करेंगे, दो को आगे करेंगे, एक को पीछे करेंगे, क्या अब आंसर सेम निकलता है, देख लीजिए। एक में दो घटेगा, माइनस एक होगा, इधर एक होगा, तो दोनों साइड बराबर नहीं हुआ। हम लोग कहेंगे ये जोड़ के अंतर्गत, जोड़ के अंतर्गत तो क्रम विनिमय है, क्योंकि जोड़ करने से उल्टा सीधा भी हम लोगों ने जोड़ा तो कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब हमने घटा में क्रम विनिमय किया तो आंसर सेम नहीं आया, तो हम लोग कहेंगे ये घटा के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं है। घटा के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं है। क्यों, क्योंकि अब यहां आप देखेंगे हमने दो संख्याएं ली, एक और दो, दोनों को जोड़ा और फिर उल्टा के जोड़ा तो भी मान एक जैसा आ गया। तो ये जो है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे योग के अंतर्गत, योग के अंतर्गत योग के अंतर्गत क्या है, क्रम विनिमय है। ये योग के अंतर्गत क्रम विनिमय है। क्यों, क्योंकि पहले हम लोगों ने 1+2 किया, फिर बाद में इसका क्रम बदल दिया, अर्थात तो दो को आगे कर दिया, एक को पीछे कर दिया, तो आंसर एज इट इज आया, सेम आंसर आया, इधर भी 3 आया, इधर भी 3 आया। तो हम लोग कहेंगे ये योग के अंतर्गत तो क्रम विनिमय है। फिर हम लोगों ने क्या किया, एक दूसरी संक्रियाएं की, घटा की संक्रिया, हमने फिर एक और दो को घटाया और फिर यहां पे क्रम विनिमय किया, अर्थात क्रम को बदला। पहले दो पीछे था, फिर दो को हमने क्या ले लिया, आगे, एक को पीछे किया। फिर हम लोगों ने आंसर देखा तो आंसर डिफरेंट आ गया, इधर -1 आया, इधर 1 आया, आंसर डिफरेंट आ गया, अलग आ गया आंसर। इसीलिए हम लोग कहेंगे कि ये, हम लोग कहेंगे कि यह व्यवकलन के अंतर्गत, व्यवकलन जिसको हम लोग घटा बोलते हैं, व्यवकलन के अंतर्गत अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है। ठीक है, यह व्यवकलन के अंतर्गत क्रम विनिमय है, क्योंकि आंसर चेंज हो गया, क्रम बदले घटा की संक्रिया में, तो इसके आंसर चेंज हो गए, इसके आंसर ही बदल गए। तो शायद आपने इसको गहराई से समझा होगा। ठीक इसी प्रकार आप गुना में भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे आप 1 × 2 करेंगे, फिर आप 2 × 1 करेंगे, तो क्या आंसर एक जैसा आएगा, आप कहेंगे 2 × 1 करेंगे 2 होगा, फिर 2 × 1 करेंगे 2। तो ये गुना के अंतर्गत जो है क्रम विनिमय है, ये गुना के अंतर्गत क्रम विनिमय। अब भाग करते हैं, जैसे हमने 1/2 कर दिया, फिर बाद में क्या किया, 2 आगे कर दिया, भाग का चिन्ह एज इट इज जगह पे ही रहेगा, 1 पीछे कर दिया, फिर आंसर देखिए ये 1/2 हो गया, ये तो 1/2 हो गया, लेकिन ये 2 हो गया, तो ये भाग के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं है।
भाग के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं है। क्रम विनिमय का अर्थ होता है उसके, देखिए फिर से एक बार परिभाषा पढ़िए, यदि किसी समुच्चय की किन्हीं दो संख्याओं का क्रम भी हम लोग बदल दें, किसी दो संख्या का क्रम बदल दें, तो संक्रिया का जो परिणाम रहेगा, चाहे हम गुणा करें, भाग करें, जोड़ करें, घटा करें, उसका परिणाम मतलब आंसर जो निकलेगा एक जैसा निकलेगा, चाहे हम क्रम बदल दें। यदि एक जैसा निकल रहा है तब हम लोग कहेंगे वो क्रम विनिमय है, अन्यथा क्रम विनिमय नहीं है। आशा है कि आपने ये समझा होगा। यदि नहीं समझा तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, मैं बड़े विस्तार से इसको फिर समझाने के लिए तैयार हूं। फिलहाल तो हम लोग आगे करते हैं। आगे ये देखिए, गुणन के इससे पहले एक चीज है, इससे पहले एक और हम लोग चीज पढ़ते हैं जिसको हम लोग कहते हैं सहचारिता। साहचर्य, साहचर्य या इसको हम लोग सहचारिता भी पढ़ते हैं, सहचारिता भी पढ़ते हैं, ठीक है। साहचर्य क्या है मेरे प्यारे बच्चों? सहचर्य में हम लोग तीन संख्या लेते हैं, कम से कम तीन संख्या, ज्यादा आप कितना ले लीजिए, कम से कम तीन संख्या। जैसे मान लीजिए मैं एक लेता हूं, दो लेता हूं, तीन लेता हूं, ठीक है। मैंने तीन संख्याएं मान ली, एक दो तीन। अब सहचर्य में क्या है, एक, अब जैसे हम लोग योग संक्रिया करते हैं, इधर संक्रिया में कितने प्रकार के संक्रिया हैं? संक्रिया में सबसे पहला है जोड़ की संक्रिया, जोड़ की संक्रिया करते हैं। तो सहचर्य में क्या होता है कि पेयर बनाना होता है, जैसे 1+2+3, तीनों को हम लोगों ने जोड़ा, एक बार इधर ब्रैकेट घेर दिया, ठीक है, ऐसे करके ब्रैकेट हम लोगों ने इधर डाल दिया, और फिर हम लोगों ने इधर हम लोगों ने ब्रैकेट डाल दिया, ठीक है। अब देखिए आंसर कितना निकल रहा है। एक बार ऐसे कर लीजिए, एक बार क्या करिए, एक बार आप इस तीन को फ्री छोड़ लीजिए, 1 और 2 को पेयर कर लीजिए साथ में, और पीछे वाली संख्या को ऐसे करके फ्री लीजिए, ब्रैकेट से घेर लीजिए। तो हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाला काम करते हैं, करिए। 3 और 2 मिलके कितना हो जाएगा? 5। ब्रैकेट के अंदर वाला ही काम करते हैं सबसे पहले, 3 और 2 मिलके कितना हो जाएगा? 5, बराबर में। अब देखिए यहां 2 और 1 मिलके कितना हो जाएगा? 3+3, देखते हैं कितना आता है। तो 5 और 1 मिलके 6 हो गया, और 3 और 3 6 हो गया। मतलब हम लोग ये कहेंगे कि ये 1 2 3 जो है, ये जोड़ के अंतर्गत तो सहचर्य है, जोड़ के अंतर्गत ये संख्याएं जो है जोड़ के अंतर्गत सहचर्य है या सहचारिता है। क्यों? क्योंकि आंसर सेम टू सेम रहा, जोड़ के अंतर्गत तो सेम टू सेम रहा। अब इसी संख्या को हम लोग एक व्यवकलन करते हैं, व्यवकलन। व्यवकलन को कमेंट करके बताइए, मैंने बताया अभी व्यवकलन मतलब क्या होता है। व्यवकलन हम लोग कहते हैं घटाओ को, किसको बोलते हैं? घटाओ को, घटाओ को हम लोग कहते हैं व्यवकलन। अब व्यवकलन करते हैं, जैसे व्यवकलन में क्या होगा, एक बार हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे, 1 घटा 2, ठीक है, घटा में 3 आप कर लीजिए, सबको घटाइए, और यहां भी आप इसी तरीके से लिख लीजिए 1 घटा 2 माइनस 3। अब यहां पे शर्त ये है, एक बार आप क्या करिए, ऐसे करके ब्रैकेट डालिए, एक बार आगे से ब्रैकेट डालिए, एक बार इधर को छोड़िए, एक बार पीछे को छोड़ दीजिए, ये नियम है। अब हल करते हैं, देखते हैं आंसर क्या आता है। इसको करिए, 2 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा? 3 में से 2 घटाइएगा, आप कहेंगे ये -1 होगा। यहां आप हल करिए, 2 में से 1 जाएगा, माइनस कितना बचेगा आपका? -1 बचेगा, और यहां पे तो -1 बचा, और माइनस में यहां कितना है आपका? हाँ, तो 2 में से 1 घटाइएगा, 1 -1 ही बचेगा। क्यों? क्योंकि 2 माइनस में है, क्योंकि 2 माइनस में है, गौर करिए। अब इसको करते हैं, अब देखिए हल करिए, क्या होगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 और 1 मिलके कितना हो गया? 2। यहां -1 और -3 मिलके कितना हो गया? -4। क्या ये दोनों बराबर हुआ? बराबर हुआ? नहीं। आप कहेंगे ये, हम लोग कहेंगे ये क्या है? क्या ये सहचर्य है? नहीं। सहचर्य रहता तो आंसर सेम होना चाहिए था। हाँ, यह जोड़ के अंतर्गत सहचर्य है, ये जो आप देख रहे हैं जोड़ के अंतर्गत सहचर्य है, क्योंकि आंसर दोनों का सेम टू सेम आ गया। लेकिन घटा के अंतर्गत सहचर्य नहीं है। आइए हम लोग गुना पे करके देखते हैं। अब हम लोग गुना पे करके देखते हैं कि क्या ये गुना पे सहचर्य है। आइए हम लोग करके देखते हैं। तो हम लोगों को क्या करना है, 1 गुना 2 गुना 3 ऐसे लिख लेना है। इधर भी आपको 1 गुना 2 गुना 3 लिख लेना है, ठीक है। अब क्या करिए, एक बार इन दोनों को घेर लीजिए, एक बार इन दोनों को ऐसे घेर लीजिए,
ए को फ्री छोड़ दीजिए, ये तरीका है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट के भीतर का काम करेंगे। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, ठीक है। यहां करिए 2 गुना 1 करेंगे कितना होगा 2 गुना 3। अब गुना करेंगे 6 गुना 1 करेंगे 6 होगा, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। मेरे प्यारे बच्चों आंसर समान आ गया क्या, दोनों तरफ समान आ गया। तो हम लोग कहेंगे ये गुना के अंतर्गत साहचर्य है, क्योंकि दोनों चेंज करने के बाद भी आंसर चेंज नहीं होता, ये गुना के अंतर्गत साहचर्य है। ऐसे करके आप भाग से करके देख लीजिएगा, भाग के अंतर्गत साहचर्य है, नहीं है कि नहीं। साहचर्य में कम से कम कितनी संख्याएं लेना अनिवार्य है, साहचर्य में कम से कम 3 संख्या आपको लेना पड़ेगा। जैसे मैंने 1 2 3 माना, आप चाहे तो 3 4 6 मान सकते हैं, 7 8 9 मान सकते हैं। कम से कम 3 संख्या आप जरूर मानिए, 3 से कम का कोई चांस नहीं है। साहचर्य के लिए आपको कम से कम 3 संख्याएं दी रहेगी, कम से कम 3 संख्या, ठीक है। और यदि साहचर्य में क्या है, आप तीनों को लिखेंगे, एक बार इधर पेयर बनाएंगे इन दोनों को, तो एक बार क्या करेंगे, जैसे यहां देखिए एक बार इन दोनों को पेयर किया, एक बार इन दोनों को घेर दिया। गुना में भी हम लोगों ने एज इट इज लिखा, एक बार इन दोनों को घेर दिया, एक बार इन दोनों को घेर दिया। ये घटा में और गुना में भी एक बार इन दोनों को घेरा, एक बार इन दोनों को घेरा। तो शायद इसको घेरना आपने सीख ही लिया होगा। एक बार फिर से बता रहा हूं, जैसे मान लीजिए क्या है, 1 है 2 है 3 है, हमने 3 संख्या लिया। साहचर्य में कैसे इसका योग का यदि साहचर्य करेंगे, आप सबको में जोड़ का चिन्ह दे दीजिए, दोनों तरफ, दोनों तरफ वही करिए, 1 + 2 + में 3। अब रही बात ब्रैकेट कहां देना है, तो एक बार पीछे ब्रैकेट लगाइए, एक बार यहां ब्रैकेट लगाइए, ठीक है। ऐसे करके ये इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों इसको सेट करना है। अब गुना भी करना है तो जोड़ की जगह पे गुना दे दीजिए, घटा करना है तो जोड़ की जगह पे जहां जहां जोड़ है वहां हर जगह घटा दे दीजिए, यदि भाग करना है तो हर जगह भाग दे दीजिए जहां जहां। इस तरीके से हम लोग करते हैं। आशा है कि आपने साहचर्य को समझा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। और एक ये बचा हुआ था, एक ये है कि गुणन के योग की वितरकता किसे कहते हैं। गुणन के योग की वितरकता, यदि किसी समुच्चय की किन्हीं दो संख्याओं का क्रम बदलने पर भी संक्रिया का परिणाम समान रहे, वह संक्रिया क्रम विनिमय कहलाती है। ये तो खैर क्रम विनिमय का ये हम लोगों ने पहले ही बता दिया, ये इसका नहीं है, ठीक है। ये क्रम विनिमय था। एक और अहम बात हम लोग जानते हैं। आइए हम लोग अभी जो हम लोगों ने सीखा, मुख्य रूप से जो हम लोगों ने सीखा, सबसे पहले समवृत्त सीखा। समवृत्त, समवृत्त क्या है आपको पता चला कि समवृत्त ये होता है कि जब हम लोग कोई संक्रिया करें, कोई भी संक्रिया करें और उसका मान उसी सदस्यों में से कोई एक आंसर निकल जाए, तो उसे हम लोग कहते हैं समवृत्त। उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, समवृत्त। मतलब उसका आंसर, जैसे मान लीजिए कोई परमेय संख्या, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लीजिए 1 है 2 है 3 है 4 है, ठीक है, ये संख्याएं हैं। मैं एक संक्रिया करता हूं, जैसे मान लीजिए मैं जोड़ रहा हूं, मैं 2 + 3 कर रहा हूं, 3 2 कितना आ गया 5। क्या इसी में से आंसर आया, नहीं आया, तो ये समवृत्त नहीं होगा, ये समवृत्त नहीं होगा। हाँ, यदि मैं 1 + 2 करूंगा और फिर 3 आ जाएगा, देखिए इन्हीं में से दो संख्याओं को मैंने जोड़ा तो आंसर इन्हीं में से एक आ गया, तो हम लोग कहेंगे ये समवृत्त है, ठीक है। ये क्या है, समवृत्त है। इस तरीके से हम लोगों ने समवृत्त सीखा। समवृत्त के बाद हम लोगों ने क्रम विनिमय सीखा। क्रम विनिमय हम लोगों ने सीखा। हम लोगों ने साहचर्य सीखा, जिसको हम लोग, ठीक है। और साथ ही साथ और 3 मुख्य पॉइंट जो हमें सीखने हैं वो क्या है, एक आप पढ़ेंगे योज्य तत्समक, एक आप पढ़ेंगे योज्य तत्समक। योज्य तत्समक, योज्य तत्समक क्या होता है, यदि किसी संख्या में 0 से गुणा करें, यदि किसी संख्या में 0 को जोड़ दें, गुणा बोल रहा हूं, यदि किसी संख्या में हम लोग 0 जोड़ दें, कोई भी संख्या है, तो उसका मान वही रहने वाला है। किसी भी संख्या में आप 0 जोड़ देते हैं, उसका मान वही रहने वाला है। कोई भी संख्या हो उसमें 0 जोड़ते हैं, उसका मान वही रहने वाला है। तो इसको हम लोग बोलते हैं योज्य तत्समक। मतलब यदि उसमें जोड़े भी तो भी उसका मान वही रह जाए, तो 0 योज्य तत्समक कहलाता है। एक आखिरी है गुणात्मक, गुणात्मक तत्समक। एक गुणात्मक तत्समक क्या होता है कि जैसे मान लीजिए किसी संख्या में 2 है, इसमें आप 1 से गुणा करेंगे तो उसका तत्समक का मतलब यह है
आप तत्समक समझिए, तत्समक किसे कहते हैं? तत्समक का मतलब वैसी संख्या, गुणात्मक का मतलब गुना, वैसी दो संख्या जिसको गुना करे तो आंसर वही संख्या आ जाए, आंसर वही आ जाए। जैसे मैंने 2 से 1 को गुना किया तो आंसर 2 ही आ गया, 3 को मैंने 1 से गुना किया तो आंसर 3 ही आ गया, 4 को मैंने 1 से गुना कर दिया तो 4 ही आ गया। तो ये एक जो आप देख रहे हैं ये गुणात्मक तत्समक है, इसको हम लोग कहेंगे ये गुणात्मक तत्समक है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारा फाइनल बेसिक था, आशा है कि आपने इसको समझा होगा। कल हम लोग करेंगे प्रश्नावली 1.1 कक्षा 8 का। ठीक है, ऐसी अब बहुत सारी वीडियो आपको, अब पूरे कक्षा 8 की जो गणित है सब आपको हमारे YouTube चैनल DS कंसेप्ट किंग पे मिलता रहेगा। आराम से मस्त आप देखते रहिए, और हमारी यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपने दोस्तों को भी जरूर भेजिए, उनको भी बताइए। ठीक है, धन्यवाद।